हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज की सेशन में बात करने वाले वीट की पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है उनके बारे में बात करने वाले हैं। 2 या 3 पार्ट में इस पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे और वीट का जो पार्ट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कुछ छूटना नहीं चाहिए, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर कुछ चीज़ छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। वैसे हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कुछ जो भी चीज़ है, कुछ चीज़ छूटे ना इस जो सेशन में, पूरी चीज़ें इसमें कवर हो और आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हमारे सेशन से आपको मिल जाए। जो इसकी सेशन की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपकी जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज का इस मोटिवेशन लाइन भी दी हुई है, तो उन्हीं के साथ अपन का जो आज का सेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। तो इसका मतलब समझिए और उसी के अनुसार काम कीजिए। बोटनिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे सबसे पहले। जो वीट क्रॉप है उसका कॉमन नेम देखते हैं तो इसका वीट होता है, वही हिंदी में अपन इसको गेहूँ भी बोलते हैं। और बोटनिकल नेम की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम रहने वाला है, फैमिली ग्रेमेनी फैमिली इसमें बिलोंग करेगा। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 42 होगा, जो कि हेक्साप्लॉइड स्पीसीज ये रहने वाली है। ओरिजिन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो एशिया है वो इसका ओरिजिन रहेगा। 5 जो स्पीसीज है वीट की उनको देखने वाले हैं, जो कि इंडिया के अंदर मोस्टली देखी जाती है। तो कौन कौन सी 5 स्पीसीज है वो देखेंगे अपन। पहली जो स्पीसीज है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जिसको हम कॉमन ब्रेड वीट बोलते हैं, जो कि हम मोस्टली हमारे घर में यूज करते हैं, जो कि आटा वगैरह जिससे बनता है वो, जिसको हम ब्रेड वीट भी बोलते हैं, इससे ब्रेड भी बनता है। फिर आता है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, जो कि इंडियन ड्राफ्ट वीट इसका कॉमन नेम है। वही ट्रिटिकम वल्गेर जो आता है, जिसको अपन इंग्लिश वीट भी बोलते हैं। ये कॉमन ब्रेड वीट भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश वीट भी अपन इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें तो मैक्रोनी वीट इसको बोलते हैं। ट्रिटिकम डाइकोकम की बात करें तो ईमर वीट इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट यूजेस की बात कर लेते हैं। जो वीट होता है वो किस किस चीज़ों में हमारे यूज आता है, इनका क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है। तो फूड प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो वीट क्या होता है, वर्ल्ड में मोस्ट कल्टिवेटेड फूड क्रॉप है। वर्ल्ड में अगर आपको पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड की करने वाली क्रॉप कौन सी है, तो वो हमारी होने वाली है वीट। वही अगर इंडिया में आपको पूछता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सी है, तो वो आपकी इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में रहने वाली है राइस, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। और इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है वीट, वही वर्ल्ड पे फर्स्ट नंबर पे आता है। प्रोडक्शन के तौर पे तो अलग चीज़ है, लेकिन यूजिस की अगर बात करें तो यूजिस की चीज़ पर बात करें, प्रोडक्शन पे भी देख लेंगे अगर इंडिया कौन से नंबर पे आता है। तो अपन बात करें वर्ल्ड वीट इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड की जाने वाली क्रॉप है। और इंडिया की बात करें तो इन इंडिया इट इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप आफ्टर राइस। तो इंडिया में मैंने बताया कि राइस पहले नंबर पे आता है। स्टेपल फूड मतलब जिसको हम एक तरीके से खाना बना के जिसको हम खाते हैं, ऐसे हम उसको कैसे भी किसी भी फॉर्म में खा रहे हो, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड के रूप में खाया जाता है उसको अपन स्टेपल फूड बोलते हैं। तो पहले नंबर पे इंडिया में राइस है और सेकंड नंबर पे वीट आता है। वही वर्ल्ड की बात करें तो पहले नंबर पे वीट आ जाता है और सेकंड नंबर पे राइस वर्ल्ड में आता है। फिर बात करते हैं इसके जो क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। चपाती बनती है, ब्रेड मिलता है, बिस्कुट, पास्ता प्रोडक्ट्स, नूडल्स, कुकीज़ और दलिया एक्सेट्रा इसमें अपन फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वही इंडस्ट्रियल यूज में बात करते हैं, इसका एक प्रोटीनस इसमें प्रोटीनियस सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम ग्लूटीन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द वीट, देन यू हैव टू आंसर द ग्लूटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द वीट। तो ये सबसे एक असेंशियल जो प्रोटीन है किस इंडस्ट्री के लिए, बेकरी जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये असेंशियल प्रोडक्ट एक प्रोटीन है, जो कि उनके लिए एक यूजफुल रहता है क्योंकि अगर वो बेकरी में अगर कुछ भी इससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये जो ग्लूटीन प्रोटीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होना नेसेसरी है। उसके बिना जो प्रोडक्ट्स वगैरह उनका फर्मेंटेशन वगैरह वो इजीली नहीं हो पाता। और इसके अंदर स्पॉन्जी सेलुलर टेक्सचर भी ये ब्रेड वगैरह को देने में ये जो प्रोटीन है वो काम में आता है। तो फंक्शन पूछे तो आपको याद रखना है कि जो ग्लूटीन प्रोटीन है उसका काम है कि स्पॉन्जी सेलुलर टेक्सचर देता है किसको, ब्रेड वगैरह। स्टार्च इज़ यूज इन कॉस्मेटिक, पेपर एंड फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसका स्टार्च है, जो वीट के अंदर स्टार्च पाया जाता है उसको अपन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में एंड फार्माक्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अदर यूजेस की अगर इसके अंदर बात करते हैं तो इसको स्ट्रो ब्रांड, राइस ब्रांड देखा होगा, जैसे कि
जिसको अपन खली भी बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर एक तरीके से आती है जो इसको वीट के, जो ख़राब वीट का दाना हो जाता है या फिर इसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको सेपरेट करके फिर इसकी ब्रांड बनाई जाती है, जो कि हमारे जो कैटल वगैरह फीड फीड करने में काम में आता है। वही चारा भी बनाया जाता है, स्ट्रो वगैरह आपने देखा होगा, भूसा वगैरह वीट का बनता है। फूड वैल्यू की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है क्या नहीं पाई जाती। तो इसमें हाई कंटेंट होता है नेइसिन एंड थायमिन, जो अमीनो एसिड होते हैं वो इसके अंदर अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नेइसिन एंड थायमिन अमीनो एसिड जो कौन सा जो क्रॉप उसके अंदर पाए जाते हैं, तो आपको वीट आंसर करना। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन 12% है, फैट 1.7% है, मिनरल्स 2.7% है, फाइबर की बात करें 2% है, और मॉइस्चर आपको 12% इसके अंदर स्टोरेज के टाइम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि वीट को किस मॉइस्चर के ऊपर स्टोरेज करना चाहिए, तो 10 से 12 की इसकी रेंज रहती है। इसके ना तो नीचे रहना चाहिए ना ऊपर, ये इसकी एवरेज रेंज रहती है। कार्बोहाइड्रेट कई बार पूछ लेता है, प्रोटीन कई बार पूछ लेता है, प्रोटीन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, और मिनरल्स वगैरह को भी आप इसमें देख लेना। जैसे कुछ इमेजेस यहाँ पे लगा रखी है, अगर किसी ने कुछ प्रोडक्ट नहीं देखा हो तो ब्रेड होता है वो ऐसा दिखता है, दलिया कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको न्यूट्रल मसाला इससे जो बनते हैं वो, ये चपाती है जो सबने खाई होगी, और ये जो हमारा ग्लूटाइन प्रोटीन उसका पाउडर आता है जो कि जिम वगैरह में यूज कर सकते हैं या कोई खाता हो तो प्रोटीन लेने के लिए। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, इसका एरिया कहाँ कहाँ है और कौन कौन से जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसको ग्रो किया जाता है। तो वर्ल्ड की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा कि पहले नंबर पे जो इसका एरिया है वो आपको चाइना में देखने को मिलेगा, और सेकंड नंबर पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। वही प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी अपने चाइना में देखना मिलेगा, सेकंड नंबर पे आपको इंडिया में इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वही अपन कल्टिवेटेड एरिया की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो मिलियन 215 मिलियन हेक्टेयर में इसका कल्टिवेशन होता है। वही प्रोडक्शन की बात करें तो जो वीट का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा 584 मिलियन टन ग्रेन्स हमें इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एरिया में आ सकता है 215 जो मिलियन हेक्टेयर वो एरिया हो जाएगा। प्रोडक्शन आपको 584 मिलियन टन आपको याद रखना है, यूनिट याद रखना है, ये टन में यूनिट रहने वाली है, और ये मिलियन है बिलियन नहीं है। कई बार बिलियन भी देता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट की बिलियन था या मिलियन था, तो ये याद रखना दोनों ही। प्रोडक्शन में भी मिलियन है, वही अपन बात करें हेक्टेयर में भी तो मिलियन ही रहने वाला। थोड़ी तबीयत ख़राब होने के लिए आवाज़ का इशू आ सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे, और अच्छी उसके अंदर क्वालिटी रहनी चाहिए, अच्छी वॉइस रहेगी। अभी थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा ऐसा चलेगा, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आप भी। तो ऐसा रिगार्ड एवरेज यील्ड पर हेक्टर, अगर पर हेक्टर की यील्ड की बात करते हैं, अब पर हेक्टर के यील्ड का मतलब हो गया कि जैसे कि ये आपका 1 हेक्टर लैंड है, ठीक है, और ये 1 हेक्टर लैंड, ये आपको ये पंजाब के अंदर है, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये वाली लैंड दोनों एक एक हेक्टर है, ये भी है। अब पंजाब में क्या है कि इसका जो आपको वीट का क्या है, फेवरेबल जो सोइल है वो मिल जाती है, एनवायरनमेंट मिल जाता है, अच्छा खासा पानी मिल जाता है, और एक तरीके से यूँ समझ लो कि उसके एनवायरनमेंट कंडीशन यहाँ की पंजाब की अच्छी है, और सोइल भी अच्छी है, उसकी अच्छी खासी फर्टिलिटी है, और अच्छा खासा वाटर अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखते हैं 10 क्विंटल अपने को पर हेक्टर यहाँ पे यील्ड मिल रही है। वही यूपी में बात करते हैं तो यूपी में क्या है कि इसका थोड़ी बहुत एनवायरनमेंट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं मिल रही इसको, सोइल भी इतनी अच्छी फर्टाइल नहीं है वहाँ की, वाटर अवेलेबिलिटी का अपन मान लेते हैं वो है, लेकिन कुछ एक फैक्टर भी अगर ऊपर नीचे हो गया, या तो सोइल ख़राब, सोइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, या सोइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो या क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होने के कारण यहाँ पे भी 1 हेक्टर लैंड थी, लेकिन ये पंजाब था, यहाँ पे भी 1 हेक्टर लैंड है, ये यूपी है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन अच्छी थी, अच्छी फर्टिलिटी थी, अच्छी सोइल थी, अच्छी हमारे वाटर अवेलेबिलिटी थी, अच्छा एनवायरनमेंट कंडीशन था। वही यहाँ पे एक फैक्टर में कमी आ गई, कोई सा भी फैक्टर में आप कमी ले लो, जिससे यहाँ क्या प्रोडक्शन है वो 8 क्विंटल आपको पर हेक्टर मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि यील्ड पर जो हेक्टर है, या अपन बात करते हैं यील्ड पर हेक्टर, जो हमें कई कई जो अपन बात कर सकते कंट्रीज़ के अंदर एरिया ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इतनी यील्ड नहीं आ पाती पर हेक्टर में, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। वही अपन बात करते हैं कई कंट्रीज़ का एरिया छोटा है, तो वहाँ पे एरिया तो उनके पास छोटा है, लेकिन जो पर हेक्टर यील्ड आती है ना वो ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस अच्छी है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वर्ल्ड के अंदर अपन देखें तो पर हेक्टर यील्ड के अंदर टॉप कौन करता है, तो यूके पहले नंबर पे आता है, और फ्रांस है वो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो आपको देखने को वो टेम्परेट रीजन में है। और आपको पता है रबी के सीजन के अंदर आपको वीट की क्रॉप देखने को मिलेगी,
तो वहाँ पे क्या है, इनको अच्छा खासा टेम्परेट रीजन मिल जाता है वीट को पर हेक्टर जो। और सोइल का भी वहाँ पे कई सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी होगी, सोइल फर्टिलिटी अच्छी होगी, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो वो सारी अच्छी खासी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो पर हेक्टर यील्ड इन एरियाज़ के अंदर हो जाती है। वर्ल्ड की बात करें तो यूके एंड फ्रांस। इंडिया की भी बात करेंगे। अब ये बता रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्या है मेजर ग्रोइंग स्टेट्स है हमारी कंट्री के। और मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वीट का। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो कई लोग पंजाब कर देते हैं, पंजाब में जो हमारा प्रोडक्शन है वो पर हेक्टर हमें ईल्ड ज़्यादा मिलती है। लेकिन जो एरिया की अगर बात करें वो तो ओवरऑल प्रोडक्शन में अगर अपन बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, और एरिया भी सभी सबसे ज़्यादा जो वीट का है वो उत्तर प्रदेश के पास ही है। वही अपन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर की बात करें तो वो हमें पंजाब में मिलती है, लेकिन एरिया इतना नहीं है, और इसीलिए एरिया ना होने के कारण टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे हमें पंजाब में नहीं मिल पाता। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर है जिसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे आपको पंजाब में मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार यहाँ से घुमा के आ जाता है। और इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया है 12% कंट्रीब्यूट करता है टोटल जो अगर वीट का प्रोडक्शन अपन सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड का मिला के, सभी का मिला के, सभी कंट्रीज़ का मिला के, अगर 100 कुंटल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर 12 कुंटल जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया देता है, मतलब 12% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ यहाँ पे अलग अलग देख रखी है। वेराइटीज़ के लिए एक सजेशन देना चाहूँगा। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, वैराइटीज़ के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, मतलब एक से दो या तीन वैराइटीज़ लास्ट, अगर हद करके आपको तीन वैरायटी पूछेगा। हॉर्टिकल्चर सेक्शन में फिर भी वैराइटीज़ आती है, लेकिन एग्रोनॉमी सेक्शन में तो मैं आपको ऐसा बोलना चाहूँगा कि आप इनको सिर्फ एक बार रीड कीजिए। इनके लिए इतना वो एक तरीके से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो यार वैराइटीज़ मुझे याद नहीं हो रही, आप लिख लिख कर याद करो याद कर रहे हो। इससे बढ़िया है आप और चीज़ें पढ़ लो, इसके अंदर समय ख़राब करने से मतलब नहीं है। यहाँ से आप पढ़ के अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर लेके आओगे, वही इतना टाइम और किसी चीज़ में दोगे तो आप वहाँ पे 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। और ये चीज़ें ऐसी है जो कन्फ्यूज करने वाली है, और इनकी जो कुछ वैराइटीज़ का ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ये वैरायटी आ जाएगी। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूँ ये आ जाएगी, कोई कंफर्म नहीं है कि आ जाए। वैरायटी कहीं से भी आ सकती है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है उसके मूड में क्या है। तो आप पूरी वैरायटी याद नहीं कर सकते, और ये 100% आप पूरी वैराइटीज़ पूरी याद भी कर जाओगे ना, तो भी आपको ऐसी वैराइटीज़ देखने को मिलेगी एग्जाम में जो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसी बढ़िया कोई भी नहीं कर पा रहा, कंपटीशन में कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हो और चीज़ों पे ध्यान दो। इनको सिर्फ एक बार चीज़ों को रीड कर लो, ताकि आपको फॉर एग्जांपल आप तुक्का भी लगाओ ना तो आपको पता चल जाए कि यार पीवीडब्ल्यू से जो मैंने वीट की जो सीरीज है वो स्टार्ट होती देखी थी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वेराइटीज़ पे कभी ध्यान भी नहीं दूंगा। आपको बताना चाहूँगा, बस आप एक बार रीड इनको लगा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, बात कर लेते हैं कैसा इसको क्या क्लाइमेट चाहिए। तो ये कह रहा है वाइडर अडेप्टिबिलिटी है, मतलब लगभग हर हर प्रकार का जो क्लाइमेट है वहाँ पे इसको अडेप्ट हो जाता है। ये ट्रॉपिकल में भी ग्रो कर जाता है, सब ट्रॉपिकल में भी, और जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर भी। ट्रॉपिकल का आपको पता होगा ऐसे एरिया जहाँ पे, जैसे हमारा साउथ वाला रीजन है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और जो टेम्परेचर भी रहता है वो एवरेज टेम्परेचर 30 से 40 के बीच में रहता है। फिर सब ट्रॉपिकल की बात कर ले, या ना तो सर्दी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक ठाक। जैसे अपन नॉर्थ इंडिया में अपन एक तरीके से देख सकते हैं, जो हमारा जो प्लेन मिडल जो इंडिया है उसके अंदर, जैसे यूपी पंजाब हुआ, ये हमारा राजस्थान वगैरह, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिला। टेम्परेट की हम जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड की बात करें तो वो टेम्परेट वाले रीजन में आ जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जो रीजन है वहाँ पे अडेप्टिबिलिटी कर जाता है वीट। और बेस्ट अगर प्रोड्यूस जो एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे इसको फेवरेबल क्या चाहिए, कूल मतलब ठंडा मौसम चाहिए, और मोस्ट वेदर मतलब ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, और वेदर के अंदर मतलब पानी होना चाहिए। मतलब ह्यूमिडिटी रेंज अगर रखेंगे तो 40 to 50 या कई बार 60% तक इसकी ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। और ये कहना चाह रहा कि अगर मेजर, हाँ यही बता रहा है कि ड्यूरिंग द मेजर प्रोडक्शन पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग पीरियड फॉलोइंग बाय द वार्म वेदर, और जो जब ये पकने लग जाता है, जब इसकी मतलब एक तरह मेच्योरिटी स्टेज आती है, पैनिकल स्टेज आ जाती है, ग्रेन फिलिंग होने लग जाती है, मिल्किंग स्टेज आती है, तब इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए। तो जैसा आप देखते होंगे कि जब इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह होती है तो मार्च के लगभग हार्वेस्टिंग होती है, मार्च अप्रैल में, और मार्च अप्रैल में लगभग गर्मी पड़ने लग जाती है, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग के टाइम इसको थोड़ा बहुत वार्म गर्म टेम्परेचर मिल जाता है। ये कल्टिवेटेड किया जाता है सी लेवल से, इसकी जो ऊंचाई रखी जाती है, हाइट रखी जाती है वो 3300 मीटर रखी जाती है, 3300 मीटर रखी जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर ले तो इसका जो जर्मिनेशन के लिए जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रखा है वो 26 से 25 रखा गया है। टेम्परेचर से कई बार वीट से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है। वीट की अगर वो ये बात करें ऑप्टिमम एवरेज जो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं
तो ये राइपनिंग के लिए तो ये 14 से 15 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, इसको मैं चेक करके बताऊंगा कि इतना कम टेम्परेचर नहीं होता। हाँ, बेस टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, कई बार बेस टेम्परेचर के लिए क्वेश्चन आता है, तो जितनी भी रबी सीजन की क्रॉप है उनके लिए अगर आपको बेस टेम्परेचर पूछे तो आपको 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आंसर करना है। वही अगर आपको खरीफ के लिए पूछे तो आपको 10 डिग्री सेल्सियस, जो खरीफ वाली क्रॉप्स का अगर कोई नाम दे दिया हुआ हो और उसका बेस टेम्परेचर पूछे तो आपको 10 डिग्री सेल्सियस करना है। और रबी क्रॉप्स में कोई सा क्रॉप का नाम दिया हो और आपको बेस टेम्परेचर पूछे तो आपको 4.5 डिग्री सेल्सियस उसके लिए कर देना है, क्योंकि वो ये बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर मिनिमम वो लास्ट टेम्परेचर है जहाँ तक वो सर्वाइव कर सकता है। अगर खरीफ की बात करें तो 10 से ज़्यादा नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वो फिर क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वैसे ही अपन रबी के अंदर देखते हैं तो 4.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर क्रॉप जाए, टेम्परेचर जाएगा रबी सीजन के लिए उन उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो फिर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई जाएगी, वो क्रॉप हमें कोई प्रोडक्शन देने लायक नहीं रहेगी। टेम्परेचर की बात कर लें फिर सोइल रिक्वायरमेंट दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर आप लोग भी इसको नहीं देखते, फिर ये आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा यूट्यूब। और साथ में मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत ऐसी चल रही है, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करने वाले हैं। टेम्परेचर और देख लेते हैं। टेम्परेचर अगर 25 से डिग्री से अगर ज़्यादा रह गया तो टेंस टू डिप्रेस ग्रेन वेट। अगर 25 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर जा रहा है तो ग्रेन वेट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, मतलब वो ग्रेन के अंदर इतना खासा अच्छा खासा वेटेज नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर ड्राई मैटर कंटेंट है वो इतना खासा अच्छा खासा नहीं बनेगा हमारे ग्रेन के अंदर। वीट इज़ जनरली ग्रोन ऐसे रबी विंटर सीजन में अंदर आपको ग्रो किया जाता है, आप सभी को पता होगा इस चीज़ का भी कि ये विंटर सीजन में ग्रो करने वाली क्रॉप है। फिर बात कर लेते हैं एरिया विथ वार्म एंड डैम्प क्लाइमेट आर नॉट सुटेबल फॉर वीट कल्टिवेशन। अगर वार्म एरिया के अंदर अब अपन ग्रो कर रहे हैं तो वो वहाँ पे इतना सूटेबल नहीं होगा। हाँ, मैंने बात कही है कि वार्म टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वो आपको कब चाहिए होगा जब ये इसका अपन बात कर रहे हैं कि एक तरीके से मैच्योरिंग स्टेज के अंदर इसको चाहिए होगा। हाँ ठीक है, वैसे इतना कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, वैसे वाइडर एडेप्टिबिलिटी होता है, हमने देखा है कि आपको जो पंजाब एरिया में भी दिख जाएगा, अपने मध्य प्रदेश में दिख जाएगा, साउथ में भी देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन साउथ में इतना खासा अडेप्ट नहीं कर पाया जाता। अडेप्ट तो कर जाएगा, लेकिन वही है कि प्रोडक्शन इसका पर हेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। वही है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो उसके इक्वली आएगा लगभग, या कभी कभार कम भी हो सकता है, तो प्रॉफिट वाला कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे ग्रो नहीं करना चाहिए। रेन जस्ट आफ्टर सोइंग हैम्पर जर्मिनेशन होती थी। अगर बारिश हो गई, सोइंग कर दी और उसके बाद में 1-2 दिन में बारिश हो गई तो इसका जो सोइल के ऊपर क्या होती है, पपड़ी आ जाती है, जिसके कारण इसका जो जर्मिनेशन है वो रुक जाता है, हैम्पर हो जाता है और अच्छा खासा जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसी के साथ इस सेशन को एंड करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। और इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। और सोइल साइंस के भी हमारे सेशंस हो चुके हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भेज दी गई है, वहाँ पे अपलोड है। और साथ में अगर आप उसको प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है सोइल साइंस बाय एग्री कॉन्सेप्ट के नाम से, तो आप उसको देख सकते हो। इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।